वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नवीन सर क्लासेस। साथियों, आज हम लोग प्रेसिपिटेशन चैप्टर यानी कि वर्षण चैप्टर पर बात करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे स्लीट यानी कि ओला के साथ वर्षा, रेनफॉल यानी कि वर्षा, स्नोफॉल यानी कि बर्फबारी, हेल स्टॉर्म बोले तो ओलावृष्टि, क्लाउड बर्स्टिंग यानी कि बादल फटना। साथियों, ये क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट 20 है, जिसमें हम देखेंगे कि क्लाइमेट के इस विभिन्न जो चैप्टर्स हैं उसमें प्रेसिपिटेशन का क्या रोल है। और साथियों, ये बाइलिंगुअल क्लास चलेगी। यदि साथियों आपको मल्टीपल रिवीजन पर फोकस करना है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये जो नंबर आपके सामने दिया हुआ है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पूरा पीडीएफ बाइलिंगुअल जो भी यहाँ कुछ मैं लिखूंगा यहाँ आप मंगा सकते हैं। बहुत सारे बच्चों में ये डाउट होगा, ये क्लास 21 है और क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट 20 है, तो ये ध्यान में रखिएगा। जो मैं पहला फर्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट किया था ज्योग्राफी की, वो सिलेबस से मैंने किया था। समझ रहे हैं? चाहे वो साइंस हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, सबका सेगमेंट हम पार्ट 1 जो स्टार्ट करते हैं वो सिलेबस से स्टार्ट करते हैं। तो क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट 20 जरूर है, लेकिन ये क्लास 21 है साथियों। तो समय को वेस्ट ना करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए साथियों, आगे की ओर बढ़ते हैं। आप बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर ये मुझे बता दीजिए कि आप कौन से बुक्स को फॉलो करते हैं। जैसे आपको मैंने ये पॉलिटी के लिए तो बता दिया था, एम लक्ष्मीकांत, सुभाषी कश्यप। और अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो साथियों ये एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ द ज्योग्राफी। इसकी बात मैं एनसीईआरटी मतलब एक जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है, जिसमें फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी, फंडामेंटल ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी ये चैप्टर चल रहा है। दूसरा फिजिकल ज्योग्राफी सविंदर सिंह की बुक की, ये तो शायद जो भी ऑप्शनल पढ़ते होंगे ज्योग्राफी के लिए वो इस बुक को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये सविंदर सिंह की बुक को मैं फॉलो करता हूं। और फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी, फंडामेंटल ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी, ये एनसीईआरटी है क्लास 11th की। भौतिक भूगोल, अगर आप हिंदी मीडियम में बात करें तो साथियों इसमें मतलब भौतिक भूगोल के प्रमुख तथ्य करके एक एनसीईआरटी की बुक आती है क्लास 11th की, वो आप ले सकते हैं। और ये सविंदर सिंह की बुक को आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से ये बुक को तो मतलब इसमें जो लाइन है वो डिट्टो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के लाइन से, लाइन टू लाइन से क्वेश्चंस बन जाते हैं। समझ रहे हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो हम बुक्स को फॉलो करते हैं। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को विशेष करके प्रेसिपिटेशन चैप्टर पर बात करना है। देखिए साथियों, अगर हम प्रेसिपिटेशन पूछा जाए भाई एक डेफिनेशन बता दीजिए, तो जो सीक्वेंस से बच्चे अगर पढ़ते आ रहे हो आप कि क्लाउड्स क्या है, फिर मैंने कई टाइप बताए, ओस क्या होता है, कुहासा क्या होता है, कोहरा क्या होता है, बादल क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने पिछली क्लासों में डिस्कस किया है। तो साथियों, मैंने जब ह्यूमिडिटी की बात की थी, आर्द्रता जब आपको मैंने बता पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था साथियों एक होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब यहां मैं फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा, इसे आपेक्षिक आर्द्रता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दूसरा होता है साथियों ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। ठीक है, जिसे आर्द्रता क्षमता भी कह सकते हैं। आर्द्रता क्षमता। ऐसे में साथियों जब AH इज लेस देन HC होता है, यानी कि जब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी ज्यादा होती है, AH कम होता है। मान लो साथियों 4 मिलीग्राम, ये पहली बात तो मीटर क्यूब में दिखता है। मीटर क्यूब, अगर मान लो अपेक्षिक आर्द्रता 4 मिलीग्राम या 4 ग्राम पर मीटर क्यूब है, क्योंकि आपेक्षिक आर्द्रता या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की यूनिट ही होती है क्या, ग्राम पर मीटर क्यूब। और उसकी क्षमता कितनी है भाई, 8 ग्राम पर मीटर क्यूब। ये जो लोग पढ़े होंगे वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो साथियों इस समय जो मौसम होता है वो ड्राई होता है, ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। ऐसे मौसम को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड, सीधी बात। जैसे कैपेसिटी क्षमता कितनी की थी, 8 की, लेकिन है उसमें कितना, 4, तो 4 यूनिट तो खाली रहा ना। साथियों 4 यूनिट जब खाली रहा तो ऐसे में ये ड्राई हवा होगी, यानी कि शुष्क हवा होगी। समझ रहे हैं? और अनसैचुरेटेड एयर होगी, यानी कि हिंदी में इसे असंतृप्त हवा कहेंगे साथियों। असंतृप्त।
ठीक है। दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताया था, एच अगर इज इक्वल टू एच सी हो गया, या इसी कंडीशन को हम कहते हैं आर एच इज इक्वल टू 100%। समझ रहे हैं? ऐसी कंडीशन हो, इस वाले कंडीशन में क्या था, आर एच इज लेस देन 100%। ये मैंने पिछली क्लास में साथियों बात की है। ये आर एच क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। समझ रहे हैं? अगर ऐसी कंडीशन है, यानी कि ये भी 4 ग्राम पर मीटर क्यूब है भाई, और ये भी 1 मिनट क्लास, जरा घर से एक बार फोन आ रहा है, मैं 2 मिनट में अभी आपको कॉल करता हूं। 1 मिनट। हाँ सॉरी क्लास, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ भाई। ए एच इज इक्वल टू एच सी, आर एच इज इक्वल टू 100%। ऐसे में क्या होता है, ए एच एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एच सी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है। समझ रहे हैं? अगर ऐसी स्थिति है तो ये क्या सिचुएशन को दिखा रही है, देखिए। अ, ऐसे में कंडीशन में साथियों, हवा एयर जो होगी वो नेचुरल होगी। एयर नेचुरल मतलब ड्राई नहीं होगी। नेचुरल का मतलब नॉर्मल यहां कहना ज्यादा बेटर रहेगा। यहां अगर हम नॉर्मल बोले तो ज्यादा, एयर कैसी रहेगी, नॉर्मल। और कैसी हवा भी होगी, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड, कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत भाई? संतृप्त। वैसे कोई दिक्कत हो तो ये क्लास एक तरीके से रिकॉर्डेड है, तो आप जरूर कमेंट कर दिया करिए नीचे, यानी कि सामान्य। ये बात समझ में आया? साथियों तीसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है, ए एच इज ग्रेटर देन एच सी, यानी कि आर एच इज ग्रेटर देन 100%। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो एयर जो होगी वो अति संतृप्त हो जाएगी। अति संतृप्त का मतलब सुपर सैचुरेटेड। साथियों इसको सुपर सैचुरेटेड कहेंगे। सुपर सैचुरेटेड यानी कि हवा कैसी होगी, आर्द्र हो जाएगी, यानी कि ह्यूमिड हो जाएगी। कोई दिक्कत? ह्यूमिड। यहां सैचुरेटेड बोलते हैं। हाँ सैचुरेटेड तो मैंने लिख दिया है। मैंने साथियों आपको बताया, जैसे मान लो 2 ग्राम पर मीटर क्यूब, और ह्यूमिडिटी कितनी है भाई, 4 ग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि क्षमता 4 की है, लेकिन सॉरी, ये 4 कर दो और ये 2 कर दो। क्षमता कितने की है, 2 की है, लेकिन उसमें है कितना, 4। तो साथियों 2 यूनिट कहां जाएगा? जाहिर सी बात है, वो कुहासे की कंडीशन बनाएगा या कोहरे की कंडीशन। यदि वही कोहरा या कुहासा नीचे की तरफ गिरने लगा तो साथियों उसी को कहते हैं प्रेसिपिटेशन, वर्षण। बात समझिए। जब ए एच इज ग्रेटर देन एच सी हो जाए, या आर एच इज ग्रेटर देन 100% हो जाए, तो ऐसी कंडीशन यानी कि आपेक्षिक आर्द्रता, यदि आर्द्रता क्षमता से ज्यादा हो जाए साथियों, ये देखो, ये तभी समझ पाओगे ये टेक्निकल टर्म जब पढ़े हो। समझ रहे हैं? तो उसको बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं कह रहा था टेक्निकल टर्म को पढ़ना बहुत जरूरी है। पिछली क्लासें सीरीज से देखे हो आप, तभी ये समझ पाओगे। साथियों आपेक्षिक आर्द्रता, यदि आर्द्रता क्षमता से ज्यादा हो गई ना, तो कुहासे की कंडीशन, कोहरे की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। यदि यही कुहासा कोहरा नीचे की तरफ ग्रेविटी के कारण, अर्थ की ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ गिरने लगे, तो साथियों इसी को वर्षण कह देते हैं, प्रेसिपिटेशन। अगर इसको हम डेफिनेशन में बताएं तो हम ये बोलते हैं, पहले हिंदी में सुनिए,
यदि अति संतृप्त हवा, ये सीधी सीधी बात, यदि अति संतृप्त, ये कहीं लिखने के लिए आपको आता नहीं है, मेंस वगैरह में भले लिखने के लिए आ जाए, यदि अति संतृप्त हवा यानी कि मतलब सुपर सैचुरेटेड एयर अपनी एक्स्ट्रा नमी, अपनी एक्स्ट्रा नमी, एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब अतिरिक्त आर्द्रता, अतिरिक्त आर्द्रता को छोड़कर, यदि अति संतृप्त हवा अपनी एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी अतिरिक्त आर्द्रता को छोड़कर संतृप्त हवा में, संतृप्त हवा में बदलता है, संतृप्त हवा का मतलब सुपर सॉरी सैचुरेटेड एयर में, सैचुरेटेड एयर में कन्वर्ट होता है साथियों, कन्वर्ट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। सीधी बात, बात समझ में आए। यदि सुपर सैचुरेटेड एयर अपनी एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी को छोड़कर किसमें कन्वर्ट होता है, सैचुरेटेड। देखो इधर ध्यान दो, हाँ, ये वाली हवा अति संतृप्त, ये देखिए अति संतृप्त एयर है। अब ये अति संतृप्त एयर किसमें कन्वर्ट हो रही है, संतृप्त एयर में, इसमें कन्वर्ट हो रही है। क्या करेगी, इसके पास कितना एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी है, 2 यूनिट ही तो ज्यादा है भैया, ये 4 है और ये कितना है, इसकी क्षमता 2 है, तो 2 यूनिट छोड़ेगी तभी तो ये सैचुरेटेड में कन्वर्ट होगी, क्योंकि 2 ये भी हो जाए 2 ये भी हो जाए तब बराबर हो जाएंगे। ये वाली कंडीशन ऐसे आ जाएगी, ये वाली कंडीशन, बात समझ रहे हो। यानी कि जब जो सुपर सैचुरेटेड एयर है, इसके पास साथियों जो एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी है, 2 यूनिट ज्यादा है ना इसके पास, वो जब छोड़कर किसमें कन्वर्ट हो जाए, सैचुरेटेड, जब 2 छोड़ देगी तो 2 ये हो जाएगा 2 ये हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगी सैचुरेटेड। बात समझ रहे हैं, तो उसे, इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अब ध्यान दो, जो ये छोड़कर यहां जो वर्ड यूज हुआ है, ये जब सुपर सैचुरेटेड एयर अपनी एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी छोड़कर किस रूप में छोड़ेगी, और यही समझना है किस रूप में छोड़ेगी भैया, वो कई रूप में छोड़ सकती है। जैसे यहां पर जो आप देख रहे हो, ये स्लीट, ये वर्ड देख रहे हो, स्लीट, रेनफॉल, स्नोफॉल, हेल स्टॉर्म, क्लाउड ब्रस्टिंग। एक शब्द और होता है जिसका मतलब होता है स्प्रे, एसप्री ए स्प्रे, जिसमें जल की वो जो बूंदें होती हैं छोटी होती हैं, यदि छोटी जल बूंद के रूप में छोड़ेगा तो उसे स्प्रे कहते हैं, थोड़ी सी बड़ी जल बूंदें होंगी तो उसे क्या कहेंगे, रेनफॉल। अभी मैं सब लिख के समझाऊंगा। स्लीट क्या हो, जब जल बूंदें भी गिरे, आइस क्रिस्टल भी गिरे, तो उसे क्या कहेंगे, सहीम वर्षा, यानी कि हिम के साथ वर्षा। स्नोफॉल, केवल बर्फबारी हो, केवल स्नो ही गिरे। हेल स्टॉर्म, यानी कि उनका आकार बढ़ जाए, 50 mm के बराबर हो जाए साथियों। और क्लाउड ब्रस्टिंग, क्लाउड ब्रस्टिंग तो एक तरीके से बादल फटना की घटना कहलाती है, अचानक बहुत ज्यादा बारिश हो जाना। तो अगर इन रूप में स्लीट, रेनफॉल, स्नोफॉल, हेल स्टॉर्म, इन रूपों में ये वो छोड़ती है, यानी कि ओले के साथ वर्षा हो रही है, या वर्षा ही सिर्फ हो रही है, जलबूदे ही गिर रही हैं, या बर्फबारी, सिर्फ स्नो गिर रहे हैं, बात समझ रहे हैं, ओलावृष्टि, उनका बहुत आकार बड़ा हो गया है, तो साथियों इसको कहते हैं वर्षण। देखिए वर्षण और वर्षा में अंतर है, ये वर्षा और वर्षण में अंतर है। वर्षण में ये सारी चीजें आ रही हैं, ये देखिए इतना सारी, ओले के साथ वर्षा भी आ जाएगी साथियों, वर्षा भी आ जाएगी, बर्फबारी भी इसमें आ जाएगी, ओलावृष्टि भी इसमें आ जाएगी, बादल फटना भी इसमें आ जाएगा। लेकिन वर्षा में सिर्फ जलबूंदें ही आती हैं। जब वर्षा शब्द कहा जाए, रेनफॉल, उसमें केवल जलबूंदें ही गिरती हैं। लेकिन वर्षण में आइस क्रिस्टल भी गिर सकते हैं, स्नोफॉलिंग ही मतलब स्नोफॉल हो सकता है, या फिर आइस क्रिस्टल के साथ साथ बारिश भी हो सकती है, जिसे स्लीट कहा जाता है, सहीम वर्षा, ओले के साथ वर्षा जिसे कहते हैं, या सिर्फ हेल स्टॉर्म, उसका आकार बड़ा हो सकता है, बादल फटने की, कुछ भी हो सकता है, वर्षण में सब कुछ आ जाते हैं।
तो उम्मीद है साथियों ये वर्षण शब्द का मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक, एक मिनट। हाँ, यहां पर देख सकती है। तो ये आपने पूरा डेफिनेशन समझ लिया कि क्या है भाई। अब यहां पर अगर लिखा हुआ मैटर लाते तो शायद थोड़ा, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, ये फैक्ट नहीं है। तो जो फैक्ट होते हैं उनको अगर लाते हैं पीडीएफ के रूप में तो वो आसानी से समझ पाएंगे आप। लेकिन साथियों जो समझाने वाला टॉपिक होता है, समझ रहे हैं, उसको यदि आपको यहां सामने लिख के नहीं बताएंगे तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। जो फैक्ट है, जैसे राजधानियां हुई, ठीक है, या फला विटामिन की कमी से होने वाले डिजीज, अब इसमें क्या समझना है। हिस्ट्री में चले जाओ तो महाजनपद कितने हैं, उनकी कैपिटल्स, इसमें क्या समझना है। बात समझ रहे हैं। जो समझने वाला मैटर होता है उसको यहां पर लिखना जरूरी होता है। तो ये याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब साथियों हम देखें कि भाई ये कौन कौन से टाइप्स हैं। तो हम टाइप्स की बात कर लें, चलिए भाई प्रकार की बात कर लें। पहला है साथियों स्प्रे। स्प्रे का मतलब सिर्फ इतना समझिए, जो जलबूंदें हों, जलबूंदें यानी कि वाटर ड्रॉपलेट। वाटर ड्रॉपलेट, उनका साथियों जो डायामीटर है, व्यास है, डायामीटर, उनका जो डायामीटर है वो कितना होना चाहिए। तो साथियों 0.5 mm से कम, 0.5 mm से कम होगा तभी वो एक तरीके से, तभी एक तरीके से उनको हम स्प्रे बोलेंगे, फुहार बोलेंगे इसको। इसको हिंदी में हम फुहार कहते हैं। तो जल बूंदे यानी कि वाटर ड्रॉपलेट का साथियों जो डायमीटर है वो 0.5 mm से कम होना चाहिए, से कम हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्प्रे। तो फिर रेनफॉल क्या है सर जी। रेनफॉल क्या चीज है। वर्षा क्या है सर जी। तो साथियों इसमें जो आकार होता है जलबूंदों का, जो डायामीटर होता है साहब, डायमीटर होता है, यानी कि व्यास जो होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है। कितना होता है व्यास, तो समझते हो ना, ये गोला, इसका केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है इसी को डायमीटर कहते हैं। इसका डायमीटर कितना होता है, तो 0.5 से 0.7 mm, सीधी बात, 0.5 से 0.7 mm, यह रेनफॉल है। स्प्रे आपने समझ ही लिया, रेनफॉल वर्षा समझ ही लिए, डायमीटर व्यास 0.5 से 0.7 mm से भी कम हो, सॉरी इसमें से कम है। और यहां इसका डायमीटर 0.5 से 0.7, ये बात समझ में आया, डायमीटर बढ़ गया। अब आप एक कमेंट करके मुझे आंसर दीजिए, जो जलबूदे होती हैं उसका डाया मतलब वो गोल क्यों होती है, स्फेरिकल रूप में क्यों होती हैं, जलबूदे गोल क्यों होती हैं। फिजिक्स में अगर मैकेनिक्स चैप्टर पढ़े हो तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, आप जरूर दीजिएगा, मैं कमेंट में इसका आंसर दूंगा, ठीक है ना। तो रेनफॉल आपको समझ में आया क्या चीज है, वर्षा क्या है, स्प्रे क्या है। अब साथियों स्लीट क्या है फिर। अच्छा एक और चीज भाई, रेनफॉल के हम लोग को टाइप भी पढ़ना है। आइए रेनफॉल के टाइप भी पढ़ लेते हैं भाई। देखिए कई तरीके के रेनफॉल है। सबसे पहले होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल, दूसरा होता है कन्वेक्शनल रेनफॉल, तीसरा होता है साइक्लोनिक रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल को हम कहते हैं चक्रवाती वर्षा, इसको हम कहते हैं संवहनी वर्षा, इसको हम कहते हैं पर्वतीय वर्षा।
ये क्या चीज है भाई? ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या है? कन्वेक्शनल रेनफॉल है, साइक्लोनिक रेनफॉल है? सिंपल बात। यहां पर आप देख सकते हैं पहले ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक, यहां पर देख सकते हैं भैया ओरोग्राफिक रेनफॉल। बहुत ही बेहतरीन डायग्राम आपके सामने लाया हूं। आप देख रहे हैं एक पर्वत है, उसका ये वाला भाग बहुत हरा भरा है, लेकिन ये भाग सूखा हुआ है। साथियों क्या होता है, असल में एयर आती है इसके थ्रू, इस ढाल के थ्रू ऊपर की ओर जाती है। जाहिर सी बात है जब एयर इस ढाल के सहारे ऊपर की ओर जाएगी, कंडेंसेशन होगा उसका, क्योंकि टेम्परेचर गिरेगा, और टेम्परेचर गिरेगा तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी गिरेगी। ये जब हम ह्यूमिडिटी कैपेसिटी पढ़ाए थे तो आपको मैंने बताया था यहां पर। समझ रहे हैं? तो साथियों जैसे जैसे हवा ऊपर जाती है, कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, टेम्परेचर गिरता है, और ऐसे में जो हवा में नमी होती है वो बाहर निकलना चालू करती है। क्यों? क्योंकि हवा का आकार छोटा होता है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम होती है, टेम्परेचर कम हो रहा है। साथ में जो वाटर वेपर हैं वो ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होते हैं साथियों। शुरुआत में तो वही तैरते हैं, जब तैरते हैं तब तो ये बादल कहलाते हैं, लेकिन जब और स्थिति खराब होती है, और स्थिति का मतलब और टेम्परेचर कम होता है, तो बरसना चालू कर देते हैं। इसी को हम कहते हैं वर्षा, प्रेसिपिटेशन। हालांकि यहां पर ओरोग्राफिक रेनफॉल की बात हम कर रहे हैं, वर्षा हटा दीजिए, मैं पता नहीं कैसे बोल दिया वर्षा। इसको हम फिर क्या कहेंगे? ओरोग्राफिक। यदि ये पर्वत ना होता तो क्या ये हवा ऊपर उठती? क्या कंडेंसेशन की प्रोसेस होती? क्या बारिश होती? तो नहीं होती ना। ये बात समझ रहे हैं? तो ये पर्वत के कारण हवा ऊपर उठ रही है, बादल बना रही है, और वर्षा करा रही है साथियों। इसीलिए इस वर्षा को हम कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। इधर से हवा नीचे उतर रही है, नीचे उतरने वाली हवा क्या ठंडी होती है? तो क्या वाटर वेपर जो होगा वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होगा? वो तो और गैस गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और दूरी मतलब गैस के अणु और दूर दूर हो जाएंगे। जब हवा नीचे उतरती है तो साथियों टेम्परेचर बढ़ता है, और जब हवा ऊपर जाती है तो टेम्परेचर घटता है। तो जिस हवा का टेम्परेचर कम होगा वो कंडेंसेशन की प्रोसेस से गुजरेगी और बादल बना के साफ वर्षा कराएगी। ऐसी वर्षा ओरोग्राफिक रेनफॉल। लेकिन इधर जब वर्षा उतर रही हवा तब तो नहीं बारिश हो रही है, इसलिए ये क्षेत्र सूखे हैं। इसी को साहब रेन शैडो रीजन कहते हैं। तो फिर ये वाला कौन सा एरिया है भाई? ये रेन फेड एरिया है, ये रेन फेड जोन है, रीजन है, कह सकते हो रेन फेड रीजन। ये स्लोप का नाम क्या है सर? ये वाले स्लोप पर जहां वर्षा हो रही है साथियों, इसको हम कहते हैं विंडवार्ड स्लोप। इसको हम कहते हैं पवन अभिमुखी ढाल। कोई दिक्कत? ये वाला ढाल क्या है? पवन अपमुखी ढाल है। अपमुखी? हाँ भाई, अपमुखी ढाल मतलब लीवार्ड स्लोप है। ये लीवार्ड स्लोप है, पवन अपमुखी ढाल, लीवार्ड स्लोप। और ये क्या है? विंडवार्ड स्लोप। विंडवार्ड स्लोप पर बारिश दिख रही है, हरा भरा मैदान दिख रहा है। लीवार्ड एल डबल ई वार्ड स्लोप पर शुष्क है, ड्राई एरिया है, 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर वर्षा से भी कम वर्षा हो रही है। तो साथियों यदि हवा, एयर पर्वत के सहारे ऊपर उठकर बादल बनाती है, क्लाउड बनाती है और वर्षा कराती है, तो उसे ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। कुछ फैक्ट आपको याद होने चाहिए। किस ढाल पर वर्षा होती है? जिस ढाल से हवा चढ़ती है, यानी कि विंडवार्ड स्लोप। ये विंडवार्ड स्लोप इधर भी हो सकता है, अगर हवा इस तरफ से आना चालू हुए और ऊपर चढ़ना चालू करे तो ये वाला स्लोप विंडवार्ड कहलाएगा, ये वाला लीवार्ड हो जाएगा। बात को समझिए। समझ रहे? ये विंडवार्ड स्लोप हो जाएगा, ये पवन अपमुखी ढाल, ये लीवार्ड स्लोप हो जाएगा। ये चीज क्लियर? कहां पर सबसे ज्यादा ऐसी वर्षा होती है?
साथियों पर्वतीय क्षेत्रों पर, जैसे हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा वर्षा, इंडिया में साथियों, जब इंडिया की बात करें, इंडिया में सबसे ज्यादा वर्षा ओरोग्राफिक होती है। बात समझ गए? ओरोग्राफिक पर्वतीय वर्षा होती है। भारत से अगर पर्वत हटा दिए जाएं तो वर्षा ना के बराबर, क्योंकि भैया पश्चिमी घाट, आप देखो ना, यहां अगर इंडिया है तो इंडिया जब पश्चिमी घाट से टकराता है तो सबसे ज्यादा बारिश होती है। मेघालय रीजन में गारो खासी जयंतियां हैं, अब जाके वर्षा होती है। खासी पहाड़ी को हटा दोगे ना तो उसी के दक्षिण में मासिन राम है, जहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो अगर पर्वत हट गए तब तो वर्षा ना के बराबर होगी। बात समझ गए? तो पर्वतीय वर्षा का कॉन्सेप्ट क्या है, समझ गए? और साथियों कन्वेक्शनल रेनफॉल, यहां पर आप देख सकते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या है भाई, इसमें क्या है कन्वेक्शनल रेनफॉल में, यहां आप सी देख रहे हैं, एक मिनट, ये आप देखिए सी है, और बगल में क्या है, लैंड है। मैंने सी ब्रीज लैंड ब्रीज आपको पढ़ाया होगा, सागर समीर स्थल समीर, मैंने बताया होगा कि ये लैंड है, साथियों ये सी है। तो दिन के समय सी ब्रीज चलती हैं, सी से लैंड की ओर हवा चलती है, ऊपर जाती है, इस तरीके से आती, इसी को तो कन्वेक्शन कहते हैं। अरे भाई बीकर में जब पानी गर्म करते हो तो गर्म पानी ऊपर जाता है, ठंडा पानी नीचे आता है कि नहीं, ये प्रोसेस चलती है कि नहीं? बिल्कुल वैसे ही जो हमारा वाटर है और स्थल है, लैंड है, कोई जल्दी गर्म होता है, कोई देर में गर्म होता है। तो जब दिन का समय होता है तो स्थल जल्दी गर्म हो जाते हैं, हवा ऊपर उठने लगती है। ये बहुत अच्छे से मैंने सी ब्रीज लैंड ब्रीज में समझाया है, इसलिए मैं बहुत समय इसमें नहीं ले रहा हूं। ध्यान में रखिएगा, क्लास में बार बार बोल रहा हूं। इसको अगर बहुत अच्छे से समझना है तो सी ब्रीज लैंड ब्रीज मैं अलग से टॉपिक पढ़ाया हूं, आप हवाओं में जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो साथियों ये सी टू लैंड हवा चल रही है और ऊपर जा रही है, और इस तरीके से हवाएं चलती रहती हैं। साथियों ये कन्वेक्शन साइकिल के थ्रू हवा ऊपर उठे और बादल बनाए साथियों, और वर्षा करा दे, तो ऐसी वर्षा कन्वेक्शनल रेनफॉल कहलाती है। दूसरा, ये दूसरा क्या है भाई, रात्रि होगी तो ऐसे में पानी गर्म हो जाएगा, और इस तरीके से हवा चलती रहती है, और इस तरीके से हवा ऊपर जाए और बादल बना के वर्षा कराए, तो ऐसी वर्षा भी कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो साथियों दिन के समय सी ब्रीज चलते हैं, रात्रि के समय लैंड ब्रीज चलते हैं, और इनके कारण कन्वेक्शन साइकिल का डेवलप, ये देखो कन्वेक्शन साइकिल ये कैसी है भाई, ये देख रहे हो आप, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज चल रही, सॉरी क्लॉकवाइज चल रही, यहां एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। तो ये जो साइकिल चल रही है, इसके कारण, इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन, इसको क्या कहते हैं, कन्वेक्शनल करंट, कन्वेक्शनल करंट, संवहनीय धारा। तो भैया संवहनीय धाराओं के कारण हवा ऊपर उठे और बादल बनाए, वर्षा कराए, देन इट इज कॉल्ड एज कन्वेक्शनल रेन। बात समझ में आया, कन्वेक्शनल रेन किसे कहते हैं, ये तो क्लियर हो गया होगा। अब और ये कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होती है, ये सभी रेनफॉल के ही टाइप हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल, संवहनीय वर्षा, ओरोग्राफिक बता दिए हैं। ये देखिए साइक्लोन आ गया साहब, यदि साइक्लोन, आप साइक्लोन के टॉपिक में जाइए, वहां साइक्लोन समझिए, एंटी साइक्लोन समझिए साहब, क्या होते हैं वहां पर मैंने बहुत विस्तार से आपको समझाया है। ठीक है साथियों, हवा तेजी से ऊपर उठे, घूम घूम करके इस तरीके से, और साहब बादल बनाए इन इलाकों में, खूब बादल बनाए, और साहब वर्षा कराए, देन इट इज कॉल्ड एज कन्वेक्शनल रेनफॉल। क्या साइक्लोन नहीं आता तो वर्षा नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती यार, समझ रहे हैं? ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए
कि ये वाली जो वर्षा है, कन्वेक्शनल रेनफॉल कहां सबसे ज्यादा होती है? तो भैया कोस्टल एरियाज यार, कोस्टल एरियाज, जितने तटीय क्षेत्र हैं, ये कहां पर होंगे? तटीय क्षेत्रों पर। समझ में आया? तो आपको क्लियर हो गया तटीय क्षेत्रों पर कौन सी वर्षा होती है। तो यहां पर जो हम लोगों ने डिस्कस किया, ये वर्षा क्या होती है, स्प्रे क्या होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। आपसे रेनफॉल पूछा जा सकता है, बता ही दिया। स्लीट पूछा, स्लीट को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो भैया स्लीट क्या है? सिंपल, कि रेनफॉल हो और आइस क्रिस्टल गिरे। सिंपल, स्लीट इसे कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं साहब? सहिम वर्षा। तो भैया सहिम वर्षा कैसे होगी? जब वर्षा होगी प्लस आइस क्रिस्टल भी गिरे, यानी कि हिमकण भी गिरे, हिम के क्रिस्टल भी गिरे। स्नोफॉल की बात करें भाई, इसे हिमपात कहते हैं। केवल भाई साहब क्या गिरे ऊपर से? आइस क्रिस्टल। केवल आइस क्रिस्टल ही ऊपर से गिरे तो स्नोफॉल। पता है क्या होता है? टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। आसमान में जो टेम्परेचर होता है, क्लाउड्स का टेम्परेचर 0 से भी कम होने लगता है। तो ऐसे में आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, स्नोफॉल का कॉम्बिनेशन बनता है। ये बात समझ में है? अब अगर हम दूसरा कहे, ओला, ओला वृष्टि या हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म क्या चीज है भाई? ओला वृष्टि जिसे कहते हैं, यदि आइस क्रिस्टल का जो आकार है 5 से 50 mm, 5 to 50 mm के बीच में हो, तो उसे हम हेल स्टॉर्म बोलते हैं। जो आइस क्रिस्टल का साइज है वो बढ़ जाए, 5 से 50 mm के बीच में हो, तो उसे ओला वृष्टि के नाम से पुकारते हैं। ये बात समझ में है? बस ये चीज इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखनी है। हेल स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म भाई क्या चीज है? तड़ित झंझा जिसे कहते हैं, तड़ित झंझा। साथियों इसमें क्या होता है, आई मतलब एक तरीके से रेनफॉल, आइस क्रिस्टल गिरे, सॉरी, रेनफॉल हो, प्लस तेजी से स्टॉर्म आया हो, तूफान या साइक्लोन आया हो, प्लस लाइटनिंग हो साहब, लाइटनिंग, यानी कि चमक रहा हो, बादल में बिजली चमक रही हो, वो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस के कारण ऐसा होता है। लाइटनिंग स्टॉर्म या साइक्लोन प्लस रेनफॉल भी हो, तो उसे थंडर स्टॉर्म बोलते हैं। क्लाउड ब्रस्टिंग क्या है साहब? क्लाउड ब्रस्टिंग यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि क्लाउड ब्रस्टिंग क्या चीज है। ये भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं बेसिकली आपको कौन सा चीज बताना है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, ये चीज बताना बहुत जरूरी होता है। एक मिनट साथियों। हाँ, तो हम क्लाउड ब्रस्टिंग की जब बात करें, बादल फटना, आजकल बहुत ज्यादा घटनाएं होती हैं, बादल फटना। आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, कहता क्या है साथियों? 20 से 30 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में
इतने प्लेस पर यदि 1 आवर में टाइम कितना हो, 1 आवर, कितनी वर्षा हो जाए, 100 मिलीमीटर रेनफॉल, 100 मिलीमीटर रेनफॉल 1 आवर, 20 से 30 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, देन इट इज कॉल्ड एज क्लाउड ब्रस्टिंग, बादल फटना। यही इंडिकेशन है। 20 से 30 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 1 आवर में यदि 100 mm या 10 सेंटीमीटर आप कह सकते हो रेनफॉल हो जाती है, देन इट इज कॉल्ड एज क्लाउड ब्रस्टिंग, उसे बादल फटना कहते हैं। यह बात क्लियर? अब इसके क्या दुष्प्रभाव हैं, क्या नहीं है, ये तो अभी तो घटना, अभी जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट पर बात करेंगे तो उस पे दुष्परिणाम वगैरह पर, अभी तो हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि क्या होती है क्लाउड ब्रस्टिंग। तो यहां पर जो मेन मेन टॉपिक है ये तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। जैसे सही वर्षा, स्लीट क्या चीज है बता दिया। स्नोफॉल, हिमपात क्या चीज है, मेन क्या है बता दिया। हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि क्या चीज है। थंडर स्टॉर्म, तड़ित झंझा क्या है। क्लियर? यहां पर आप क्लाउड ब्रस्टिंग भी समझ लेंगे। क्लाउड ब्रस्टिंग कैसे होता है, विशेषकर जो एक तरीके से हिली एरियाज होते हैं, जैसे मान लीजिए ये हिली एरियाज है और इसके टॉप पर आइस पाए जा रहे हैं। अब कोई बादल टहलते हुए आया, पहुंचा, ये कोई बादल आया भाई, इससे टच हो गया, और अचानक यदि इस आइस के कारण इस बादल का टेम्परेचर 0 के नीचे चला जाए, तो यार टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एचसी के भी होता है। अगर टेम्परेचर 0 से, अगर इस बादल का टेम्परेचर अचानक 0 से भी नीचे चला जाता है तो साथियों उसके पास ह्यूमिडिटी कैपेसिटी अचानक खत्म हो जाती है, बिल्कुल समाप्त। पहले थोड़ा बहुत पानी रखता था, बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब बिल्कुल पानी अपने अंदर रखेगा नहीं, वो तुरंत जितना पानी है सब छोड़ देगा। जैसे समझिए, ए एच इज ग्रेटर देन एच सी, ऐसी कंडीशन जब होती है तो वर्षा भी होती है, बादल भी बनते हैं। अगर ये ऐसी कंडीशन हो जाए कि जैसे मान लो यहां पर, मान लो हम केवल ऐसे बोल रहे हैं, एच सी क्षमता जो है 100 की है और इसमें हो गए 1000, ठीक है, तो 900 की बारिश हो गई। 900 की, क्योंकि 900 यूनिट ज्यादा है भाई, 900 की बारिश होगी। अब साथियों ये कंडीशन अगर ऐसे हो जाए, ए एच इज ग्रेटर देन एच सी, एच सी बिल्कुल किस पर पहुंच जाए, 0 पर, और ए एच क्या हो, 1000 हो, तब आप सोचो 1000 की बारिश तुरंत हो जाएगी, क्योंकि ये कितना हो गया, बिल्कुल 0 हो गया। क्यों 0 हो गया? क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच सी के होता है। अगर ऐसा हो जाए कि चूंकि होता ही है, तापमान इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तापमान कम करोगे, हवा की क्षमता, आर्द्रता धारण करने की क्षमता कम होती जाएगी, और ऐसे में अगर एच सी 0 पहुंच गया तो जाहिर सी बात है वर्षा होना तय, मतलब वर्षा बहुत ज्यादा मात्रा में होगी। 20 से 30 किलोमीटर स्क्वायर एरिया 1 आवर में यदि 100 mm वर्षा हो जाए या 10 सेंटीमीटर रेनफॉल हो तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, क्लाउड ब्रस्टिंग। तो उम्मीद है साथियों इनमें जो अंतर है और रेनफॉल के जो टाइप्स हैं, इनमें जो डिफरेंसेस हैं और रेनफॉल के जो टाइप्स हैं, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं क्लाइमेटोलॉजी के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।